Hello ji, assalamu alaikum. This is your boy Musanna Ahmed and today we are again with डॉक्टर अमार अब्दुल्ला. डॉक्टर अमार अब्दुल्ला से हम बात करने वाले हैं आज कैंसर से रिलेटेड. कैंसर जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 या 2026 में पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर लेगा. तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमार अब्दुल्ला से. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं. मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैंसर होता क्या है. ठीक है. कैंसर बेसिकली देखें, पाकिस्तान में यूजुअली जो पॉपुलेशन है वो ये समझती है कि मे बी कैंसर कोई ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए तो वो फिर एक से दूसरे को फैल रही है, कोई ऐसी मुहलक बीमारी है. बेसिकली कैंसर इज़ नथिंग बट हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करने लग जाते हैं और वो बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. आप इस तरह से समझें जैसे अल्लाह ताला ने हमारे हर सेल में ये एबिलिटी रखी है कि वो पहले एक इमेच्योर सेल, जिसको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, वो डिवाइड होता रहता है और वो फिर डिफरेंशिएटेड सेल में बन जाता है, चेंज हो जाता है. और उसके बाद वो जो भी कोई उसने फंक्शन परफॉर्म करना, यानी कि एक ही सेल, हमारी बॉडी एक सेल से स्टार्ट हुई थी एंड नाउ वी हैव थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ सेल्स और इन आवर बॉडी. और हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है. लिवर सेल कुछ और तरह का है, ब्रेन सेल किसी और तरह का है, स्किन सेल थोड़ा डिफरेंट है. एंड सिमिलर इज़ द केस विद हमारे बोन के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट हैं और हर सेल की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक काम है. सो ये बेसिकली एक सेल लीनिएज से एक सेल से आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. यानी कि एक सेल से फर्दर डिफरेंशिएटेड सेल्स बनना शुरू हो गए. कैंसर में ये होता है कि डिफरेंशिएटेड सेल नहीं बनता और वो सेल डिवाइड करता जाता है और उसको कुछ पता नहीं होता, वो किसी कंट्रोल में, वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता और वो सेल डिवाइड करता रहता है और वो अनडिफरेंशिएटेड होता है. बेसिकली एबनॉर्मल हो जाता है. बेसिकली एबनॉर्मल, या आप इस तरह से समझ लें कि वो बागी हो जाता है, वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता. उसने जितनी डिवीजन करनी है वो उतनी डिवीजन नहीं करता. वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स हो रही होती हैं और वो कोई इतना डिफरेंशिएटेड चूँकि नहीं होता तो वो अपना कोई फंक्शन भी परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा होता. मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ, जैसे लिवर सेल्स हैं. लिवर सेल्स का फंक्शन है कि वो ब्लड सेल्स बना रहे हैं मे बी, या लिवर जो हमारी टॉक्सिसिटी है उसको क्लियर कर रहे होते हैं. सो अगर इन अनडिफरेंशिएटेड कैंसर सेल्स लिवर में बनने लगेंगे तो वो जिस तरह लिवर का एक मैच्योर सेल होता है उस तरह के नहीं दिखेंगे. वो एक बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के सेल होंगे और वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते जा रहे होंगे. और चूंकि वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे. सो लिवर का जो फंक्शन है वो बॉडी परफॉर्म नहीं कर रही होगी. सो बेसिकली कैंसर मोहलिक नहीं है, लेकिन कैंसर जिस ऑर्गन में हो रहा था उस ऑर्गन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है और उस लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से बेसिकली बीमारी फैलती है. अच्छा, मतलब ये कि कैंसर सेल्स जिस भी ऑर्गन पे आते हैं उसको उसके फंक्शन करने से रोक देते हैं. बिल्कुल. और फिर क्योंकि वो फंक्शन सही नहीं कर पा रहा होता तो बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि वही सेल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन सिस्टम में जंप कर जाते हैं. उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं या स्टेज 4 कैंसर भी बोलते हैं. सो स्टेज 4 कैंसर में ये होता है कि सपोज लिवर कैंसर था, उसके बाद वो स्टोमक में भी चला जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा, या वो वहाँ से शिफ्ट करके लंग्स कैंसर में चला जाएगा या ब्लड में चला जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा. सो जब डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर कैंसर फैलने लगता है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली डेथ हो जाती है. सो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, बट बॉडी के ही सेल्स बेसिकली कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन फेलियर हो रहा होता है. और ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र भी नहीं होता. हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक बंदे को कैंसर है, दूसरे ने उसको हाथ लगाया तो कैंसर ट्रांसफ़र हो गया. इट्स नॉट. लेकिन जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो सकता है. हाँ, 5 to 10% ऑफ केसेस में जेनेटिक कॉज भी होती है इसकी. ठीक है. डॉक्टर साहब, ये कैंसर अगर हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के अंदर जाएं, बैक साइड पे अपने एंसेस्टर्स की तरफ जाएं, हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो कैंसर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, कैंसर इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी इट्सेल्फ. द ओल्डेस्ट जो इसका हमें मिलता है वो दैट इज़ इन एट द टाइम ऑफ ममीज़ इन इजिप्ट. ओह अच्छा. हाँ, उसमें ये था कि देयर आर इंसिडेंसेस इन विच ममीज़ के अंदर उस दौर में हमें कुछ ऐसी रेवलेशंस मिली हैं जिसमें दे वर ट्राइंग टू क्योर ब्रेस्ट कैंसर थ्रू कॉटराइजेशन. यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट गर्म करके ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि कैंसर उस वक्त था. सो ये तो हमें ऐसे मिल गई हैं रेवलेशंस. अदरवाइज वी डोंट नो, मे बी ये उससे भी पुराना हो. लेकिन जो अभी जो रीसेंट एडवांसमेंट है वो 20th सेंचुरी में हुई, जब एक्सरे
में और कीमोथेरेपी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस का इंसिडेंट था जिसमें मस्टर्ड गैस से पता चला कि मे बी कैंसर रिजॉल्व हो जाता है। सो ये कीमोथेरेपी की बेसिस बन गई और उसके बाद फिर ऐसी ड्रग्स बनाने लग गए जिससे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास जितने लोगों को भी कैंसर होता है उनमें से बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सुनते हैं किसी बंदे को कैंसर हो गया तो हमारे जहन में ही होता है कि यार बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया इस बंदे के पास, और जो भी आप लोगों ने इस बंदे से बात करनी है, कोई ज़्यादा नाम लगवानी है या शादियाँ वादियाँ करनी है वो कर लें, पीछे टाइम बड़ा कम रह गया इसके हाँ, पास। बेसिकली ये एक टैबू बन गया हुआ है, कैंसर के नाम से ही खौफ पैदा हो बिल्कुल। जाता है। तो इसकी रीज़न क्या है कि लोग ऐसे समझते हैं इसके बारे में, और लोग इसके बारे में सर्वाइवल रेट बहुत कम है कैंसर देखिए, ये पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा है, सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कैंसर से लोग बचते नहीं हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। WHO की एक स्टडी के मुताबिक जितनी कैंसर की डेथ्स हो रही हैं 70% ऑफ दोज डेथ्स आर इन पुअर फैमिलीज़। अच्छा। मतलब ये कि जो थोड़े बहुत भी जिसके पास पैसे होते हैं वो कैंसर से उस तरह नहीं मरता, वो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। बट जो पुअर या पॉवर्टी लाइन के करीब होते हैं लोग, वो उनको कैंसर हो जाए तो डेथ इमिनेंट होती है। सो 70% ऑफ द केसेस उसमें डेथ हो जाती है। सो जब एक चीज़ इतनी मोर्टेलिटी रेट उसका इतना ज़्यादा है तो उसका तो नाम ही काफ़ी होएगा ना। फिर तो कैंसर का नाम का ही मतलब है कि बस इवेंचुअली इस बंदे ने मारी जाना है। इस वजह से एक टैबू बन गया कि जब कभी कैंसर का नाम किसी फैमिली में आता है तो लोग कहते हैं कि मे बी अब इसके पास कम टाइम ही रह गया इसके पास। तो इसकी रीज़न क्या है इस बात के अलावा कि लोगों के पास पैसा कम है या लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे? देखें, इसमें ये मल्टीफैक्टोरियल है बेसिकली। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स आ जाते हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं। नंबर 1 तो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस नहीं है, यानी कि हमें कभी भी कैंसर का फर्स्ट स्टेज पे पता नहीं चलता। कैंसर में एक होती है, उसको हम ट्यूमर डोरमेंसी कहते हैं, यानी कि कैंसर डोर्मेंट फेज में चला जाता है और वो पेशेंट को कुछ कह नहीं रहा होता, वो अंदर ही अंदर फैल रहा होता है। वो सपोज एक ऑर्गन में है तो एक से दूसरे में जंप कर जाता है, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। जब वो स्टेज 4 बन जाता है, जब वो स्टेज 4 बनता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगता है, तभी पेशेंट को पता चलता है कि अब कोई प्रॉब्लम हो गई और वो डॉक्टर के पास जाता है। और रेगुलर चेकअप्स नहीं होते पाकिस्तान में कोई कैंसर से रिलेटेड डाटा प्रेजेंट नहीं है कि कैंसर क्यों हो रहा है, कौन से जीन्स हैं जो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं। सो इन सब बातों की वजह से मे बी पाकिस्तान में ये किस तरह का है कि कैंसर को उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात है। जब हम इंटरनेशनली भी देखते हैं, जिस तरह आपने भी बताया कि 70% लोग जो हैं जो पुअर हैं, जिनके पास इसको बेयर करने की कॉस्ट नहीं है इसके ट्रीटमेंट्स की, उनकी डेथ हो रही है। तो दैट मीन्स कि इंटरनेशनली भी जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम चल रहा है कि इसकी मेडिकेशंस बहुत महंगी हैं या इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, उसको 25% जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो लोग दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं, अगर हम उस पूरे को 100% कंसिडर करें तो 25% ऑफ दैट एज कैंसर ड्रग्स जो कैंसर के लिए लोग ले रहे हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ चंक। हाँ, दिस इज़ द रीज़न कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मेजर चंक है वो कैंसर और कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ बना रहे हैं उनके पास, उनके शेयर्स उनके सबसे ज़्यादा हैं। दिस इज़ द वेरी रीज़न, आपने रिसेंटली सुना होगा, हाँ, इंडिया में जो उनके ओल्ड क्रिकेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, हाँ जी, उनकी वाइफ थी नवजोत कौर। हाँ जी, उनको जो वो कैंसर स्टेज 4 में थी और उनके बारे में उन्होंने मे बी डॉक्टर्स ने कहा था कि 80% या 90% इनके ठीक होने के चांस नहीं है। अच्छा। बट सम हाउ उसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके हस्बैंड ने कि सम हाउ शी मैनेज्ड और वो कैंसर फ्री हुई हैं इन अबाउट 40 days और समथिंग। व्हाट? एंड ही हैज़ क्लेम्ड कि मैंने इनका लाइफस्टाइल चेंज किया, इनको मैंने डाइटरी हैबिट्स चेंज की और हम कैंसर फ्री हो गए, जिसके ऊपर उनकी सिविल सोसाइटी ने उनके ऊपर केस भी कर दिया हुआ है कि ही और शी मे बी लाइंग, क्योंकि उनका बेसिकली जो एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना। सो दिस इज़ द रीज़न मे बी कि उन्होंने केस भी इसीलिए किया हुआ है कि ऐसे कैसे कोई ठीक हो सकता है, हम इतना ज़्यादा इस पर स्पेंड कर रहे हैं। और मैंने सुना उन्होंने 850 करोड़ का उसके ऊपर लगाया। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली हम लोग सुनते हैं कि जो भी कैंसर पेशेंट होता है उसकी कीमोथेरेपीज़ हो रही होती हैं, तो या रेडिएशंस हो रही होती हैं, तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है, जो ट्रीटमेंट है, वो है क्या बेसिकली, उसमें होता क्या है? देखें, कैंसर हमें ये तो पता चल गया कि कैंसर वो सेल्स हैं बेसिकली जो कंट्रोल से बाहर हैं, बागी सेल्स हैं,
और उन सेल्स के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी थेरेपी चाहिए होगी जो टारगेटेड हो, जो उसी एरिया में टारगेट करे, उसका टारगेट बायर्नस करे है। और उसके हाँ। सो कीमोथेरेपी में ये आज से पहले, ये कीमोथेरेपी बहुत पुरानी है ये, मैंने आपको बताया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये पहली दफ़ा मस्टर्ड गैस यूज़ हो रही थी। सो कीमोथेरेपी में ये होता है कि हम कोई ऐसा केमिकल होता है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी, और उससे बॉडी में जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। बट कीमोथेरेपी का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो बॉडी के बाकी सेल्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है उनके सर के बाल चले जाते हैं, बिल्कुल, उनका बहुत वीक हो जाते हैं। बिल्कुल। आई हैव ऑल्सो सीन पेशेंट जिनकी पहली कीमोथेरेपी हुई और पहली कीमोथेरेपी में उनकी डेथ होगी। हाँ, सो इसका एक टॉल तो है ना जो बॉडी पे आ रहा है। सो ये इट वाज द ओल्डेस्ट टेक्निक एंड इट हैज़ वेरी मच साइड इफ़ेक्ट्स। फिर एक रेडिएशन थेरेपी थी जिसको रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। उसमें हाई रेडिएशंस जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पर फेंकते हैं और उस एरिया के कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं बेसिकली। बट ज़ाहिर है रेडिएशन इटसेल्फ इज़ हैज़ार्डस। रेडिएशन से बहुत सारे हमारे और जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट होता है। दो नाउ साइंस हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी टू इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, उनको एनहांस करते हैं सो दैट दे कैन कॉम्बैट कैंसर सेल्स। अच्छा, ये अब लेटेस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसको बोलते हैं। सो एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो स्पेसिफिकली डिजाइंड होती हैं फॉर अ स्पेसिफिक कैंसर। और हम ज़ाहिर है ये एक महंगा इज इट इन पाकिस्तान राइट नाउ? हो, पाकिस्तान हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है एट सम कॉस्ट, और यूजुअली उससे कम कॉस्ट में आप बाहर जाके करा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है इसके लिए एडमिनिस्टर करने के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स वाला बंदा भी चाहिए होएगा, डेफिनेटली। और एक ऐसा क्लिनिक या ऐसा हॉस्पिटल भी रिक्वायर्ड होगा ना जो इन सारी चीज़ों को, वो पाकिस्तान भी हो। हाँ बिल्कुल। शौकत खाना में भी ये सब होता होएगा। एंड इसके अलावा एक और थेरेपी है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, विच इज़ कॉल्ड कार टी सेल थेरेपी। अब कार टी से ऐसे समझें कि टी लिम्फोसाइट को एक कार पे बिठा के कैंसर के सेल्स तक पहुंचा देते हैं और वो वहाँ पे अपना काम करते हैं। कार बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है विच हैज़ द एबिलिटी कि अगर हम उसको ऐसा डिज़ाइन कर लें कि कैंसर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैंसर के सेल्स के रिसेप्टर्स पे जाके लग जाता है, और उसी कार मॉलिक्यूल का जो दूसरा एंड है इट हैज़ अनदर रिसेप्टर जो टी लिम्फोसाइट से अटैच हो सकता है अगर हम उस टी लिम्फोसाइट को स्पेसिफिकली इंजीनियर कर लें। ठीक है। इट्स अ लॉट टू टेक इन। मैं दोबारा बताता हूँ। हम एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड कार मॉलिक्यूल। कार मॉलिक्यूल, हम उस कार मॉलिक्यूल के दो एंड्स होते हैं। एक एंड को हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो कैंसर के साथ अटैच हो जाता है, और उसका जो दूसरा एंड है वो किसी ऐसे टी सेल के साथ अटैच हो सकता है विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो हम क्या करते हैं कि जिस पेशेंट को कैंसर है हम उसका कैंसर जैसा भी होता है वैसा हम कार मॉलिक्यूल डिज़ाइन करते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम उसका टी लिम्फोसाइट बॉडी में से ले लेते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं इन द लैब, उसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन ऐड करते हैं जो हमने पहले भी बात की थी क्रिस्पर की। तो इट्स लाइक ये हर बंदे पे डिपेंडेंट है, हर बंदे के लिए अलग बनेगा। एग्जैक्टली ये किसी एक बंदे के लिए ही डिज़ाइन होएगी, और इसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी बोलता है। यानी कि एक ही बंदे के लिए पर्सनली वो लैब एक स्पेसिफिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए टी लिम्फोसाइट में वो स्पेसिफिक जीन एंटर करेगी जो उस कार मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकेगा। तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगी। एग्जैक्टली ये एक पेशेंट पे आप इतना समझ लें कि $400,000 कॉस्ट करती है। अब देखें पाकिस्तानियों की तो मेरे ख्याल जायदाद भी किसी एक आम बंदे की इतनी नहीं होती कि वो कैंसर हो तो कर सके। हाँ, बट इट इज़ सो इफेक्टिव कि 80% एंड 90% जो केसेस होते हैं जिनके जो स्टेज 4 कैंसर के वो भी ट्रीट हो जाता है कार टी सेल थेरेपी से। सो टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांसमेंट, लेकिन ये कि वो बहुत महंगी है। $400,000 इज़ नो जोक। इज इट इन पाकिस्तान राइट नाउ या फिर ये इंटरनेशनली अवेलेबल? मतलब पाकिस्तान में तो नहीं होगा ज़ाहिर है, लेकिन यहाँ से लोग चले जाते हैं जो अफोर्ड करते हैं वो कराते होंगे। आपने देखा नहीं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ह्यू जैकमैन, उसको स्किन कैंसर था। रियली? हाँ, आपको नहीं पता? नहीं। ह्यू जैकमैन दैट गाय इन फैंटास्टिक, नहीं वो वुल्वरीन। यस, वो कैंसर सर्वाइवर है। आई डिडंट नो दैट। युवराज सिंह उनका इंडिया का जो, उसका तो मुझे मालूम है, लेकिन उसने तो आई डोंट नो कि उन लोगों ने ये थेरेपीज कराई हैं या डिफरेंट थेरेपीज कराई हैं। मे बी इम्यूनोथेरेपी, आई एम नॉट श्योर, बट पॉइंट इज
कि Survival chances those हैं। who has money to spend has a better chance of survival as compared to those who don't have money. मतलब गरीब बंदा तो जाए भाड़ में। But technology comes at a cost. डेफिनेटली। बट वी होप के सम टाइम सून इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है नैनो मेडिसिन ने। बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट बात आपको बताने लगा हूँ। नैनो मेडिसिन क्या करती है कि किसी भी, पहले ये होता था कि कीमोथेरेपी हम जब देते थे तो वो बॉडी के अदर सेल्स पे भी एक्ट करती थी। अगर हम उसी कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन है हम किसी तरह से कुछ ऐसा सोल्यूशन कर लें कि वो टारगेटेड टारगेट पे जा रही है कहीं आगे, तो उसका बहुत फ़ायदा। हाँ, वो तो जिस तरह हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे ऑफ टारगेटिंग की। हाँ, ऑफ टारगेटिंग ना हो। वो जीन क्रिस्पर की हम बात करते हैं जिसमें ऑफ टारगेटिंग की थी। अच्छा, होता क्या है कि जिस जगह पे कैंसर होता है उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सपोज एक जगह पे कैंसर है और ट्यूमर बना हुआ है, सो वहाँ पर इतनी रैपिडली सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं और वो ट्यूमर ग्रो कर रहा होता है बेसिकली, कि बॉडी को इतना वक्त नहीं मिलता कि वहाँ पे प्रॉपर कैपिलरीज बन सके। जैसे हमारी बॉडी का कोई भी मसल ग्रो करता है या हमारी ग्रोथ हो रही होती है, तो जब भी कोई नया साइज़ ग्रो कर रहा होता है कोई किसी भी टिश्यू का, तो उसके अंदर कैपिलरीज भी साथ साथ बन रही होती हैं। व्हाट इज कैपिलरीज? कैपिलरीज बेसिकली जिस तरह ब्लड वेसल्स होती हैं ना, हमारी शरियाने आप समझ लें, अच्छा, जिनमें ब्लड, तो वो इवेंचुअली ब्रांच होके पतली पतली पतली, जो उसमें सबसे पतली ब्रांच होती है उसको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सो जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें कैपिलरीज उस तरह से वो प्रोफ्यूज नहीं होती, बहुत कम क्योंकि टाइम ही नहीं ना मिला, फ़ौरन से ग्रो कर रहा है वो। उसमें रैपिड ग्रोथ होती है ट्यूमर सेल्स में। ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, बार बार वो डिवाइड हो रहे हैं, वो मेच्योर तो हो नहीं रहे। सो उस एरिया में ब्लड वेसल्स एक तो कम होती हैं, और चूँकि ब्लड वेसल कम होती हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कम होती। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज ये होती है कि जब कैपिलरीज में ब्लड आता है और वो टिश्यूज़ में ब्लड डिफ्यूज़ करके उसमें जो भी ब्लड में प्लाज्मा है वो टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है। सो वो टिश्यू फ्लूइड से वापस ब्लड वेसल में पहुंचाने का काम लिम्फेटिक्स करते हैं। वो एक अलग से शरियाने होती हैं, आप इस तरह से समझ लें। सो जो कैंसर के सेल्स होते हैं या ट्यूमर होता है उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कम होती है। यानी कि आप ये समझें कि अगर वहाँ पे किसी तरह से टिश्यू फ्लूइड पहुँच जाएगा तो वो वापस नहीं आए, वो जगह हमेशा स्वेल्ड रहेगी। अच्छा, उसको हम एडीमा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को, इसको हम एनहांस परमेबिलिटी एंड रिटेंशन इफेक्ट कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को नैनो मेडिसिन ने यूज़ किया। उन्होंने इतनी बारीक मेडिसिन बनाई कि कैपिलरीज से वो उस सेल्स में चले, वो और किसी भी जगह पे बॉडी में कैपिलरीज में इतनी जगह नहीं होती जितनी कैंसर वाली जगह पे होती। सो वो इतना छोटा साइज़ होता था उस मेडिसिन का कि वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वो पहुंच जाती थी। और चूंकि वहाँ पे रिटेंशन इफेक्ट भी है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पुअर है, सो वो ड्रग वहीं पे रहती थी जब तक वो अपना काम, वो जब तक उस कैंसर वाले सेल्स को मार नहीं देती थी वो ड्रग वहाँ पे प्रेजेंट रहती थी। सो इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट कि जिसमें हमने साइज़ इतना छोटा, नैनो मेडिसिन, नैनो साइज़ बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁹ इम्यूनोथेरेपी आपने मुझे बताई थी वो, और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, ये दोनों क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये कीमोथेरेपी के अंदर नैनो मेडिसिन के थ्रू उन्होंने इतनी एडवांसमेंट कर लिया है कि अब वो कैंसर वाले एरिया के अंदर कम पैसों में वही इफेक्ट मिल जाएगा और उसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे उस तरह से। ठीक, ऑफ टारगेटिंग मतलब नहीं होगी। एग्जैक्टली, आप इस तरह से कह सकते हैं। ये जो आपने सारे ट्रीटमेंट्स बताए हैं ये कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी और रेडिएशंस। जो आपने इम्यूनोथेरेपी बताई और जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है ये एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में अभी इस टाइम पे अवेलेबल है भी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वी लैक इन टेक्नोलॉजी। तो इन जनरल पाकिस्तान में जो कैंसर की सिचुएशन है वो कैसी है इस वक्त? जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं एक फैक्ट मैंने पढ़ा था WHO का कि 2025 और 2026 में पेंडेमिक के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो व्हाट आर द अदर सिचुएशंस इन पाकिस्तान रिगार्डिंग कैंसर? देखिए, पाकिस्तान में कैंसर जो है ना, एक वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट थी 2023 की WHO की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। यानी कि ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ कहाँ कैंसर हो रहा है, कौन सा कैंसर है, वो लीनिएज में आगे ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर वो जेनेटिक है, या किसी ख़ास एरिया में कोई ख़ास कैंसर कॉमन तो नहीं है। ये हमारे पास कोई ऐसी रजिस्ट्री मौजूद नहीं है। जब हमारे पास कोई रजिस्ट्री मौजूद नहीं है तो हम उसको कॉम्बैट कैसे, हमें और बहुत सारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। कैंसर से जो लोग मर रहे हैं इसके अलावा बहुत प्रॉब्लम, आप देखें डेंगू ही सपोज अगर कभी आ जाता, डेंगू का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, सैलाब आ जाता है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। कैंसर की बात तो बहुत बाद में आती है। सो जब रजिस्ट्री नहीं है तो हम कोई डेफिनेटिव मेजर्स भी नहीं ले सकते। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे
आपको घर के खर्चे का पता ही नहीं है कि घर में खर्चा किस तरह कहाँ कहाँ होता है, तो आप कैसे उसकी पूरी अकाउंट स्टेटमेंट बना सकते हैं? हाँ, मैनेज कर ही नहीं सकते। सो ये तो सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू नॉर्मल पॉपुलेशन अर्ली डिटेक्शन के कोई टेस्ट करा ले, कोई स्क्रीनिंग करा ले, कोई स्कैन करा ले। कोई सिम्टम्स भी नहीं होते इसके ऐसा? बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर जैसे बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, हर साल 90,000 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज, 90,000 हर साल। हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर है। What? That's a lot. दैट्स अ लॉट। हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर है, उनको पता नहीं है। वो तब पता चलता है जब वो बहुत फैल चुका होता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस आपने देखा होगा, रिबन्स पहने होते हैं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और साउथ अफ्रीकन टीम ने तो अपना कलर भी पिंक किया होता है फॉर ब्रेस्ट बिल्कुल, आई कैंसर। रिमेंबर पाकिस्तानी टीम भी लगाती है अक्सर उसको। हाँ, रिबन लगाते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। सो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स या एनजीओ और गवर्नमेंट के मिल के कोई ऐसे प्रोग्राम्स अगर हों तो कोई अवेयरनेस आ सकती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, तो अवेयरनेस तो अवेयरनेस दूर की बात है। हाँ, सो अवेयरनेस तो कैंसर की समझ ही नहीं है कि वो है क्या, वो फैलता है नहीं फैलता, वो होता कैसे है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या होती है, जेनेटिक कॉजेज़ क्या होती हैं। और सर, डू यू थिंक कि देयर आर एनी सिम्टम्स जो कि अर्ली कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर एक बंदा एक बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन चीज़ें फील कर रहा है तो मे बी दीज आर द साइंस जो कैंसर की तरफ ले जाएं उसको, या कैंसर हो जाए जिन चीज़ों की वजह से। देखें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है, HPV वैक्सीन कहते हैं। अगर आप HPV वैक्सीन करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर कि HPV वैक्सीन इतनी कॉमन है। बच्चे अब जो पैदा हो रहे हैं, अब तो चले उनका वैक्सीन कार्ड होता है और उसमें वो वैक्सीन लगवा लेते हैं। हमारे दौर में तो नहीं होता था। HPV की वैक्सीन हमें लगी या नहीं लगी, वी आर नॉट श्योर कि वो लगी भी है कि नहीं। खुद से कोई लगवा ले तो लगवा ले। सिमिलर इज़ द केस विद HBV वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी इज़ द लीडिंग कॉज कि हेपेटाइटिस बी होने के बाद या हेपेटाइटिस C होने के बाद लिवर कैंसर हो जाता है और फिर सिरोसिस हो जाती है। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो लगाएं तो उससे हो सकता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अगर सपोज आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो ऑलमोस्ट 13 टाइप के कैंसर्स हैं जिनसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी है, कोलोन कैंसर भी है। इसके अलावा ये है कि आप डाइट ऐसी रखें जो फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स हों, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें ना हो। ये भी हमने बात की हुई थी कि जिन एरियाज़ में प्रोसेस्ड फूड होती है, जेनेटिकली म्यूटेटेड, जेनेटिक, तो उधर ज़्यादा होने का चांस होता है। ऑल्दो WHO उसको एग्री नहीं करता, बट देयर आर इंसिडेंसेस और इस पे थ्योरीज हैं कि जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, GMO, वहाँ पर कैंसर ज़्यादा है, वहाँ कैंसर ज़्यादा है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कैंसर से बचने के लिए। जी। तो एक्सरसाइज होगी और खाना पीना हो गया। इसमें WHO की कैंसर प्रिवेंशन गाइडलाइंस हैं 2023 की। उसके मुताबिक अगर आप $1 इसकी प्रिवेंशन पे लगाते हैं तो वो आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट के $9 बचा देती है। सपोज अगर हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री कुछ ऐसे मेजर्स लें जिसमें हम अपनी कौम का पैसा लगा रहे हैं इसकी प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन से मुराद ये है कि हम एजुकेशन ऐसी दे रहे हैं जिसमें लोगों को पता चले कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, हमने वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, हमें डाइट ठीक से लेनी है। अगर हम उनको ये एजुकेट भी कर पाते हैं सो मे बी बहुत से लोगों को इस वजह से कैंसर नहीं होगा कि उनकी लाइफस्टाइल बेहतर है। या हम HBV की वैक्सीन्स लगाना शुरू कर देते हैं तो भी देयर इज़ अ चांस। पाकिस्तान में तो वैक्सीनेशंस भी टैबू समझी जाती हैं कि बच्चा पैदा होगा तो टीके में लगवा। पोलियो की आपके सामने मिसाल मौजूद है, पोलियो लोग बंद कर लेते हैं। मूवीज़ के अंदर सीन वो आपने देखा ही होगा। बिल्कुल, कि वो उन्होंने ये इतनी मजाकिया बात है कि उन्होंने इसका सीन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन इसलिए नहीं लगाते कि वो समझते हैं कि शायद इसमें कोई ऐसी माइक्रोचिप है या क्या है जो मुसलमानों के खिलाफ कोई हथियार है मे बी। तो जब हम इस तरह की बातों में ही रहेंगे तो हम वैक्सीनेशन जो हमारी पोलियो की तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कैंसर वाली को तो पोलियो तो आप समझें कि दुनिया के चंद मुल्क ही हैं जो रह गए जिनमें पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसके अंदर पोलियो रिमेन है। पाकिस्तान उनमें से एक है। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज भी हैं लेकिन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। सिमिलरली असल में ये जो चीज़ें हैं ना, इसका डायरेक्ट लिंक है एजुकेशन से। जब तक एजुकेशन नहीं होएगी आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगी कि कोई भी वैक्सीन क्यों ज़रूरी होती है और वो क्यों लगानी है हमने, और उसको ना लगाने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे वैसे गवर्नमेंट ने। आप सिनेमाज में जाते थे तो मूवी लगने से पहले पोलियो का एक आ रहा होता था कि पोलियो फलां बच्चे को हो गया, उसका क्या कसूर था, और इस तरह का एक बड़ा सैड सा मैसेज था। सो डॉक्टर साहब, कमिंग टू द ये जो अभी वैक्सीनेशन हम कराते हैं यूट्यूब पे, और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि यूट्यूब पे भी और उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बता रहे होते हैं कि जो पोलियो वैक्सीनेशंस हैं इसके अंदर, जिस तरह आपने बताया कि अंग्रेज़ अमेरिका जो है वो इस तरह की चीज़ें डाल रहा है जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन कम हो जाएगी, या फिर इनको कैंसर ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इनफैक्ट मैंने तो ये सुना था कि ये लोग चाहते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन कम करने के लिए अमेरिका ने पॉपुलेशन बनाई है और ये सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए काम चल रही है अभी तक कैंपेन, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कम कर दें। तो ये डॉक्टर्स ही आके बता रहे होते हैं कि जी मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी पता से नहीं ये डॉक्टर हूँ। कौन से उनके तो लाइसेंस फिर कैंसिल कर देना चाहिए जो ऐसी फजूल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन को कौन सी ख़ास ऐसी नस्ल है पाकिस्तान की जिसके जिसके जिसकी वजह से अमेरिका को लग रहा है कि यार ये को बढ़ नहीं जानी चाहिए। ये बहुत फाइटर्स है भाई। ऐसी कौन सी ऐसे, मैं अब क्या ही कहूँ, मतलब ये कौन सी ऐसी कौम है जो आप कहें कि, मेरा ख्याल है वो शायद इस वजह से कहते होंगे कि ये कम हो जाए ऑन अ लाइटर नोट। मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि यार ये अवाम जितनी दुनिया से कम होएगी ना उतना अच्छा है। ये सारी फजूल की बातें हैं मेरे ख्याल से। तो जो कोई ये, आप मुझे लिंक भेजें कौन ये कह रहा है, मैं उसको रिपोर्ट करूँगा जो रोम अराउंड करें। अच्छा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखें, ये ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं वो वही फैलती हैं जो कानों को अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, आई गेट इट। जो लोग कहें वाह ये कैसी बात की, तो वो जल्दी फैलती है। सो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो हाथी ने अंडा दे दिया, वो काना दजाल पैदा हो गया, और दजाल के आने का वक्त हो गया, उसका ज़हूर हो गया, इस तरह की बात है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई। डॉक्टर साहब, कमिंग टू द एंड, आपने मुझे आपने हमें बताया कि लाइफस्टाइल बेहतर करने से और एक्सरसाइज करने से और वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने से, इवन प्रोटीन अगर हम अच्छा लें तो उससे हम लोग अपने कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट आर द अदर प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट वी शुड टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड कैंसर? देखें, एक तो आप एक्सरसाइज, मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल बेहतर बेसिकली करें। लाइफस्टाइल बेहतर करने में ये सब चीज़ें आती हैं, आपका फूड इनटेक भी आता है, रेगुलर एक्सरसाइज भी आती है, और फिर ये कि आप रेगुलर चेकअप्स कराएं। पाकिस्तान में अब ऐसे टेस्ट आने लग गए हैं जो कैंसर के, फिर कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हर कैंसर की अलग गाइडलाइंस होती है, उसकी कुछ वर्कशॉप्स होती हैं या कोई अवेयरनेस सेमिनार्स होते हैं, वो अटेंड करें। जैसे हम रिसेंटली मैंने ब्रेस्ट कैंसर का एक हमारे इंस्टीट्यूट में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेमिनार था, और मोस्ट ऑफ द फैकल्टी वर नॉट अटेंडिंग जस्ट बिकॉज दे वर मेल, कि ये तो चूँकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है तो हमारा काम नहीं है। बट मैंने इसलिए अटेंड किया क्योंकि आई लिव अमंग द फीमेल्स, मेरी बेटी भी है, मेरी बेगम भी है, मेरी माँ भी जिंदा है। सो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा जो मैं आगे लोगों को दे सकता हूँ। और एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जो कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा था, वर्कशॉप जो सेमिनार को होस्ट कर रहे थे, जो भी डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेल बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी इज़ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। क्योंकि हमारे यहाँ पे खातून का फैसला भी उसका मर्द कर रहा होता है। जैसे मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, सो बेगम को पेन होती है और हम कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देते हैं, और वो खामन को देख के कहती है कराऊँ कि ना कराऊँ, वो अपना डिसीजन खुद, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उस पर। सो आई थिंक कि ऐसे जो भी सेमिनार्स हों वो रिगार्डिंग द फैक्ट कि आपका खुद का जेंडर क्या है, आपको वो उनको अटेंड करना चाहिए। जैसे उन्होंने उसमें, जो मुझे याद है ब्रेस्ट कैंसर में, उन्होंने कुछ बताया कि आपने लंप कैसे चेक करना है। मैं इसी तरफ आने लगा। हाँ, सो हर कैंसर की कुछ ऐसे कॉजेज़ से रिलेटेड उसकी साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जो उसकी प्रेजेंस को बता रहे होंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया कि मेमोग्राफ होता है मेरा ख्याल, तो वो माइनर सा पी साइज़ का भी होता है, तो भी पता चल जाता है। सो इस तरह के अवेयरनेस, वही एजुकेशन वाली बात है, एजुकेशन होगी, अवेयरनेस सेमिनार्स को आप ज़रूरी समझेंगे कि ये आपके मकसद के लिए हैं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें जाएंगे, तो फिर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे, रेगुलर चेकअप्स कराएंगे, अपनी हार्ड अर्न मनी, वही $1 वाली बात, आप $1 लगाएंगे तो $9 बचेगा। सो लाइक अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, यस। क्योंकि कैंसर आजकल तो पाकिस्तान में ऐसे ही फैल रहा है, इस तरह कोई बंदे को रैंडमली बीमारी होती है। हाँ, आप किसी के सामने कैंसर की बात करें, उसके फूफो
चाचू मामू किसी ना किसी को किसी न किसी को कैंसर हुआ होता है। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे डॉक्टर साहब ने बताया मुझे IBS है, तो आई एम रियली वरीड अबाउट इट कि IBS कहीं कैंसर में चेंज ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने मुझे क्लियर आउट किया कि उससे तो नहीं होता है, बट द थिंग इज़ कि हमारे मुल्क में स्पेशली इसका इतना फियर बन चुका है कि अब ज़रा भी लाइक एक बंदे को 4 दिन सर में दर्द होता है वो कहते हैं यार ब्रेन ट्यूमर ना हो। हाँ, उसकी एक और वजह गूगल भी है। आप गूगल पे लिखें ना मुझे ये हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, वो कहेगा मेरे साथ ये आपको हुआ है। brain इनफैक्ट tumor मैं है। वो शेयर करता हूँ आपके साथ स्टोरी। मेरी आंखों बहुत ट्विच करी थी, तो पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कॉफ़ी से ज़्यादा पी लिया, कैफीन इंटेक की वजह से होता है। तो वो कोई 2 हफ्ते चली तो मैंने गूगल पे लिख लिया, मैंने कहा यार इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एक वीडियो मेरे सामने यूट्यूब की आई जिसमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं जो आंखों के डॉक्टर्स होते हैं, राइट। तो उसने कहा कि अगर आपको ट्विचिंग हो रही है तो मैं आपको सारे इसके फैक्ट्स बताता हूँ, बट दिस कैन बी अ रीज़न टू ब्रेन ट्यूमर। वहाँ पे मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी जो मैनेजर थी उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे कहा कि भाई रिलैक्स इतना को बड़ा मसला नहीं। पर मैं डॉक्टर के पास गया, ऑप्थोमोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, ये रैंडमली आपके मैग्नीशियम की कमी है। देखिए असल में होता ये है कि कैंसर भी बेसिकली एक ना साइलेंट सा किलर है। उसके भी सिम्टम्स इससे मिलते जुलते ही होते हैं। जो जब कोई ऐसी वीडियो बना रहा होता है या ऐसा कोई ब्लॉग लिख रहा होता है वो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख देता है। इट्स ओनली अ मेडिकल प्रोफेशनल गाय जो आपको बता सकता है कि आपको इनमें से कौन सा है। आप नेट पे इस तरह से नहीं। दिस इज़ द रीज़न कि अभी तक AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ कर लिया एक्सेप्ट डायग्नोसिस के। डायग्नोसिस के लिए अभी भी डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस करती भी है तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स के डाटा के ऊपर करती है। यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च होती है, वो स्पेसिफिक केस, कोई एक किस्म का केस होता है जिसको डायग्नोज करते हैं, एंड देन AI उससे लर्न करती है और न्यूरोनल सर्किट्स में वो लर्न कर लेती है, एंड देन उससे मिलता जुलता डायग्नोसिस देती है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक मेडिकल प्रोफेशनल ही इसको बता सकता है कि ये क्या, ये डायग्नोसिस ये ऑलरेडी कैंसर है या ये वैसे ही ट्विचिंग होगी जैसे आपके केस में। तो विच सेज के हमें गूगल पे नहीं सर्च करना चाहिए व्यूअर्स के लिए? नहीं, गूगल पे सर्च करें, इट शोज़ कि आपको फिक्र है। मतलब गूगल पे सर्च करने का मतलब है कि यू आर क्यूरियस अबाउट इट, यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट, विच इज़ वेरी गुड। बट डोंट रिलाई ऑन गूगल इटसेल्फ। अगर आपको गूगल पे कोई चीज़ लग रही है ऐसी जो आपके साथ है, इट्स वेरी गुड कि आपको पता चल गया। अब आप उसको कंफर्म करें थ्रू डॉक्टर, योर मेडिकल प्रैक्टिशनर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को कैंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, स्पेशली कि इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं जो कि हम बहुत निगलेक्ट करते हैं आजकल के ज़माने में। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है कैंसर से रिलेटेड, यू गाइस कैन कमेंट इट डाउन। हम लोग इंशाल्लाह एक और इस पे पॉडकास्ट बना लेंगे आपके कमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा। आई होप आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कैंसर प्रिवेंशन का बहुत ख्याल रखेंगे और प्रिकॉशनरी मेजर्स पे अमल करेंगे। मैं भी करूँगा, आई ट्राई माई बेस्ट कि इस चीज़ से बचूँ, बिकॉज इट्स रियली डेंजरस एंड इट हैज़ ऑलरेडी अफेक्टेड 2 members ऑफ माई इमीडिएट फैमिली एंड ऑल्सो डॉक्टर साहब्स फादर। थैंक यू वंस अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस।